नमस्ते, आप सभी का स्वागत है दी जयपुर डायलॉग्स पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं, एक बड़ी घटना हुई है निश्चित रूप से इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखें, और वह ये है कि भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़कर अब विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है वह। तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का क्या अर्थ है, क्या निहितार्थ हैं, क्या इसके इम्प्लीकेशंस हैं, ये इसको जानने के लिए हम एक बार प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, आपके जाने पहचाने एडवोकेट विजय सरदाना जी से मिलते हैं। नमस्कार विजय जी। नमस्कार सर। जो हम अभी जो लेटेस्ट आंकड़े देख रहे हैं उसके अनुसार भारत 3.5 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी पर पहुंचकर और ब्रिटेन को पीछे छोड़ चुका है, जो अब 3.4 ट्रिलियन डॉलर पे है। अब भारत से आगे हैं जर्मनी, जो लगभग 4.2 ट्रिलियन डॉलर पे है, जापान जो लगभग 4.5 पे है, और फिर बहुत आगे है चीन जो 21 पे है, और जो 29 पर है यूनाइटेड स्टेट्स। और ये इनको हम बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये बताएं कि साहब कि ये जीडीपी का अर्थ क्या है, क्योंकि ये हम देख रहे हैं नॉमिनल जीडीपी, उसके बाद पीपीपी जीडीपी भी होती है। तो पीपीपी जीडीपी में तो भारत पहले से ही तीसरे स्थान पर है। ये जो 5वां स्थान हमने यूके को पीछे छोड़ के हासिल किया है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, निहितार्थ क्या है? संजय जी, सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, ये एक बहुत अच्छी खबर है किसी भी देश के लिए जिसको 75 साल पहले जब आज़ादी मिली थी तो ये कहा जाता था कि इस देश में सुई तक आयात होती है और हमारे यहाँ खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी का एक चैलेंज था। और उस समय हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने ये भी आह्वान किया था कि यार हो सके तो थोड़ा फास्ट कर सकते हो ताकि देश में खाद्य सुरक्षा की जो आपात स्थिति है उससे उबरा जा सके। ये वो दिन भी थे और आपने अपनी लाइफ टाइम में इन चैलेंजेस को देखा होगा। हम उस समय नहीं थे, लेकिन राशन की दुकानों पर लंबी लंबी लाइनों में तो मैं स्वयं लगा हूं जी। तो उस राज्य से, उस परिस्थितियों से निकलते हुए आज हम वीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एग्री एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक बन गए हैं, दुनिया में तीसरे चौथे नंबर पे हम पोल्ट्री सेक्टर में आ गए हैं, एक्वाकल्चर में तरक्की हो रही है, हम अपने सैटेलाइट्स खुद छोड़ रहे हैं और हमने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर खुद बना के लॉन्च किया है। और उस पे जो साधन हैं, उस पे जो हेलीकॉप्टर्स हैं या जो प्लेन्स उतारे जाएंगे वो भी इस देश के बने हुए होंगे। सो कहने का मतलब बहुत सिंपल है सर कि एक देश जहां सुई नहीं बनती थी, आज वो हर क्षेत्र में, एक आधे में नहीं, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की दिशा में है। आज हम 5G की बात कर रहे हैं तो भारत सरकार का ये कहना है कि 5G में वो इक्विपमेंट लगेंगे जो देश में बने हुए हों। तो इन सब अगर हम स्थितियों को देखें तो निश्चित रूप से इस देश को अपने आप पे गर्व होना चाहिए कि इतनी बड़ी आबादी को साथ लेते हुए, सब मुश्किलों के आसपास होते हुए, एक तरफ पाकिस्तान का टेंशन, दूसरी तरफ चाइना का टेंशन, आपके अपने देश के इंटरनल पॉलिटिकल इश्यूज, अपने यहाँ बाकी जो अनरेस्ट होते रहे, उन सबको देखते हुए, समझते हुए आगे बढ़ना, ये अपने आप में किसी भी मिरेकल से कम नहीं है। और इसका एक ही कारण है, अगर हम इसके आधार पे जाएं, वो है इस देश की सांस्कृतिक विरासत, जिसने लोगों को आस्था पे बनाए रखा कि कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो, ऊपर वाला सब देख रहा है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। हमारे जो वैल्यू सिस्टम्स रहे इस संस्कृति ने जो हमें दिए, चाहे वो रामायण से लेकर, गीता से लेकर, और जो हमारे जिसको कहते हैं कि जो हमारे जिन ग्रंथों ने हमें वैल्यू सिस्टम्स दिए, जो हमारे परिवारों ने हमारी नई जनरेशन को ऑफर करते गए और आज हम यहां तक पहुंचे।
तो ये एक सिर्फ इकोनॉमिक मिराकल नहीं है। अगर हम ये देखें कि साहब सिर्फ पैसा दे दिया, फैक्ट्री लग गई, डेवलपमेंट हो गया, ऐसा नहीं हुआ। इसमें बहुत बड़ा रोल एक वैल्यू सिस्टम का रहा, और जहां जहां हम लोगों ने वैल्यू सिस्टम कॉम्प्रोमाइज किया वहां हम पिछड़े भी। जहां हमने ईमानदारी से काम नहीं किया, जहां मिलावट करी, वहां पे नुकसान भी हुआ, ऐसा नहीं है नहीं हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो भारत की आज जो इकोनॉमिक उपलब्धि है, ये सिर्फ इकोनॉमिक उपलब्धि नहीं है, ये तो आउटकम है। जो इनपुट रहा हमारा टैलेंट और हमारा वैल्यू सिस्टम, ये उसका आउटकम है। ये हमें फर्क समझना होगा। ये सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, ये सिर्फ इकोनॉमिक थ्योरी नहीं है, ये सिर्फ बजट प्रोविजनिंग नहीं है जिसकी आपने बात करी है, जीडीपी वाला हिसाब नहीं है। अगर सर हिंदुस्तान में यूरोप और अमेरिका की तरह अगर हम जीडीपी कैलकुलेट करें तो हम आज भी जर्मनी और जापान से आगे निकल चुके होंगे, मेरा ये असेसमेंट है। लेकिन हम बहुत सारी चीजें इस देश में वो करते हैं जो समाज के लिए जरूरी होता है, लेकिन जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होता। मैं उदाहरण के लिए जी, अगर आज आप मान लीजिए कि आपने मुझे कोई काम कहा कि विजय जी आप जा रहे हो, जरा ये चीज वहां डिलीवर कर दीजिए, और मैंने वो एज ए गुडविल गेस्चर आपके लिए डिलीवर कर दी और उसके पैसे नहीं लिए, काम हुआ, लेकिन उसका कॉस्टिंग नहीं फैक्टर हुई। मतलब देश में कार्रवाई हुई, तरक्की हुई, लेकिन उसका पैसा नहीं जोड़ा गया, तो वो जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होगा, लेकिन काम हुआ। इसी तरह से इस देश में जो मैंने बार बार इस बात को कहता हूं कि जो हमारे संस्कारों में लिखा हुआ है, जब हम गुरुद्वारों में, मंदिरों में फ्री राशन देते हैं या खाना खिलाते हैं, उसके पैसे हम चार्ज नहीं करते, लेकिन वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर हम हर लंगर पे पैसा चार्ज करने लग जाए तो सर इस देश की जीडीपी में 2-4 बिलियन डॉलर आप आसानी से जोड़ सकते हैं। सो कहने का मतलब यह है कि जीडीपी जो आपने सवाल उठाया, मैं अब उस पर आता हूं कि जब भी आप कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो, कोई ट्रांजैक्शन करते हो और उस पर एक वैल्यू निर्धारित करते हो कि ये 5 रुपए का है, 50 का है, 500 का है, 5000 का है, जब आप उन सबको जोड़ देते हो तो जो आंकड़ा निकल के आता है वो आपका जीडीपी होता है। तो ये बात हमें समझनी होगी। और अब हम अपने आसपास ये देखें कि कितनी चीजें समाज में हैं जो हम करते हैं लेकिन उसकी हम कमर्शियल वैल्यू नहीं लगाते, वो जीडीपी है। इवन मैं आपको और भी एक उदाहरण और दे सकता हूं सर। हमारे हर शहरों में वीकली मार्केट्स लगते हैं, कहीं पे सोमवार मार्केट, कहीं बुधवार मार्केट, कहीं मंगलवार मार्केट। वहां कोई रसीद नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, किसान ने सब्जी उगाई, अल्लाह के वहां थड़ी पे बैठ के उसने अपना सामान बेचा, आपने खरीदा, आप चले गए। अनफॉर्चुनेटली कहीं उसका कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग नहीं है। इसी तरह से कॉटेज इंडस्ट्रीज, किसी ने बाल्टी बनाई, किसी ने चप्पल बनाई, किसी ने कुछ बनाया, किसी ने पोछा बनाया, किसी ने कुछ बनाया, तो ये वहां लाके अपना बेचते हैं, लोग खरीदते हैं, ले जाते हैं। ये कहीं आपका नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम में ना तो उस छोटे मैन्युफैक्चर कॉटेज इंडस्ट्री ने कहीं रिटर्न फाइल करी, ना जो खरीद के आया उसने किसी को रसीद दी और उसके अगेंस्ट कोई जीएसटी लगा। तो ये जो इकोनॉमी है देश में चल रही है, लेकिन ये आपके जीडीपी कैलकुलेशन से बाहर है, क्योंकि इसका आपने कहीं डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया। आप एक एस्टिमेट कर सकते हैं, ये कोई 5 बिलियन होगी, 1 होगी, 4 होगी, लेकिन ये उससे कई जगह ज्यादा है, क्योंकि इस देश में 6.5 लाख गांव हैं। बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो आउट ऑफ कैलकुलेशन है। 2000 से ज्यादा शहर हैं इस देश में, वहां बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रही है जो आपके अकाउंटिंग से बाहर है। तो ये अगर हम सब जोड़ दें तो मुझे लगता है हम दुनिया की तीसरी इकोनॉमी आराम से बन सकते हैं, लेकिन एक कैलकुलेशन का सिस्टम है, उस आधार पे आज हम 5वें पे पहुंच गए। जी। और विशेषकर से जो कह रहे हैं इस समय जो अभी मैं सुन रहा था जो ब्रिटेन की जो स्थिति है, और ब्रिटेन की इस समय जिस प्रकार से यूरोप ने अमेरिका का चमचा बनकर या अमेरिका का गुलाम बनकर यूक्रेन के साथ युद्ध में अपने आप को भी समर्पित कर दिया अमेरिका के प्रति, और उसको लेके जो उनकी स्थिति बन रही है, तो उनका तो रिसेशन में जाने का ऐसा लगता है कि समय आ गया है। और हमारे लोग जो हैं जो बता रहे हैं कि ब्रिटेन में जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है वो लगभग 10 गुना बढ़ गई है।
और जो छोटे-छोटे जो जिसको मॉम एंड पॉप स्टोर्स कहते हैं, वो सब बंद हो रहे हैं। विशेषकर से जो रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ ये इस तरह के जो हैं, ये सब वहाँ बंद हो रहे हैं। क्योंकि दे कैन नॉट अफोर्ड द चार्ज ऑफ पावर, द कॉस्ट ऑफ पावर। तो क्या रिवर्स कॉलोनाइज़ेशन का समय आ गया है? देखिए, अगर आपको सर याद होगा, कुछ एपिसोड पहले हमने एक चर्चा करी थी कि जो दुनिया भर में डेवलपमेंट के आंकड़े बताए जा रहे हैं कि कौन सा कंट्री कहाँ है, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स या डेवलपमेंट इंडेक्स की जब हम बात करते हैं, और उसमें हमने ये चर्चा करी थी कि ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं जिनका कोई आधार नहीं है। वो आंकड़े इसलिए रखे गए ताकि कुछ यूरोपियन कंट्रीज को हम बता सकें कि दुनिया के सबसे अच्छे देश यही है, और जो महत्वपूर्ण आंकड़े होते हैं समाज के, वो उसमें है ही नहीं। तो ये एक मैनिपुलेटेड रैंकिंग सिस्टम है दुनिया में, और ये वर्चस्व की लड़ाई हमेशा रही है। जो सवाल आपने उठाया वो बहुत महत्वपूर्ण है सर। यूरोप के अंदर अगर आप देखें, अगर आज आप सब्सिडी बंद कर दें तो यूरोप का भट्टा तो वैसे ही बैठ जाएगा। तो आज स्थिति ये हुई है कि जो आप सब्सिडी दे रहे थे, उसको आप अफोर्ड कर रहे थे। यूक्रेन वॉर के बाद वो एसेंशियल सर्विसेज जिसमें फ्यूल है या एनर्जी है, चाहे वो पावर है, पेट्रोल है, गैसोलीन है, व्हाटएवर, उसके रेट इतने बढ़ गए कि अब आपके संसाधन इतने नहीं है कि आप उनको सब्सिडाइज कर सकें। और सब्सिडाइज करने के लिए आपको अर्निंग होनी चाहिए। और जब WTO आया था तब मैंने एक बात कही थी कि आने वाले समय में वर्ल्ड मार्केट श्रिंक होगा, बढ़ेगा नहीं एक हिसाब से। कारण बहुत सिंपल था कि सर दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जो कहता है हम आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहते, हम अपनी इकोनॉमी को इंपोर्ट पे ही डिपेंडेंट रखेंगे। एक देश बता दीजिए। हर सरकार कहती है कि हम अपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, हम यहाँ पे प्रोडक्शन इंप्रूव करेंगे, हम यहाँ से प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करेंगे। जब हर देश आत्मनिर्भर बनने की तरफ जा रहा है तो वर्ल्ड मार्केट बढ़ेगा या श्रिंक होगा, यह सोचने की बात है। वर्ल्ड मार्केट वहां बढ़ेगा जहां पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होंगे। जैसे कि आपने कोई नया इनोवेशन किया और जिससे पूरी दुनिया बदल जाए, तो लोग पीछे नहीं रहना चाहते, तो कंप्यूटर आयात करेंगे, मोबाइल आयात करेंगे, 5G की टेक्नोलॉजी आयात करेंगे ताकि वो पीछे ना रह जाए। अपने कंट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करेंगे। और आज की तारीख में स्थिति यह है कि यूरोप में जो हाई एंड टेक्निकल प्रोडक्ट हैं या जो IPR हैं, वो बनते तो सारे चाइना में हैं। यूरोप ने जो ब्लंडर किया, अमेरिका ने जो ब्लंडर किया, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट अच्छा लेके आए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कि साहब जिसमें जो क्षमता होगी वो बनाएगा, लेकिन वो ये भूल गए कि कंट्री लाइक इंडिया और चाइना जब अपने यहाँ पे सिस्टम सुधारेंगे और बनाने आएंगे और हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनसे कम होगी, तो मैन्युफैक्चरिंग चाइना इंडिया जैसी जगह पे शिफ्ट होगा। तो आज जो आप आयात निर्यात करने की बात कर रहे थे, हो सकता है आने वाले समय में आपको आयात करना पड़े, लेकिन क्योंकि आपके यहां पर कैपिटा इनकम ज्यादा थी, डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा थी, तो आपको टैक्स रेवेन्यू ज्यादा मिलता था, तो आपको लगा कि आपके पास बहुत पैसा है और लोगों के वेलफेयर को मेंटेन करने के लिए हम सब्सिडी भी दे सकते हैं। और WTO में जिस तरह से आंकड़े बनाए गए और जो बेस ईयर बनाया गया, वो अपने आप में कहानी बताता है कि पूरे सिस्टम को मैनिपुलेट किया गया था। तो ये स्थिति हमारे सामने है। आज जब वहां पे 10 गुना पावर हो गई है या कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ता जा रहा है, तो वहां की सरकारों के पास इतने संसाधन नहीं है कि वो और सब्सिडी बढ़ाते जाएं। अगर वो बढ़ाएंगे तो उनके जो बाकी एक्सपेंडिचर हैं, जिसको आप वेलफेयर स्कीम्स बोलते हैं, चाहे वो फ्री एजुकेशन की बात है, फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात है, बाकी जो आज वो क्लाइमेट चेंज पे खर्चा करना चाह रहे हैं, पूरी दुनिया में जो सब्सिडी दे के इन्फ्लुएंस बढ़ाते थे इन द नेम ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एड वगैरह के नाम पे, उस सब में कमी आएगी। तो इसीलिए आपको याद होगा सर, जब हम यूक्रेन पे प्रोग्राम कर रहे थे तब मैंने कहा था कि दिस विल बी डिजास्टर फॉर यूरोप, क्योंकि यूक्रेन इज लाइक ए ब्लैक होल फॉर यूरोप। रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको तो 1000 मिसाइलें बॉर्डर पे रखनी है कि जहां तुमने गड़बड़ करी बटन दबाना है।
आपका एक पुल और गया, आपका पावर स्टेशन गया, आपकी एक फैक्ट्री और गई, और आप अनफॉर्चुनेटली एक गलत पॉलिसी लेके ये बैठ गए कि हम रशिया से लड़ लेंगे, यूक्रेन को हम हथियारों की सप्लाई करेंगे और उससे हमारी लड़ाई रशिया के खिलाफ सक्सेसफुल हो जाएगी। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक ब्लंडर था, ब्लंडर। और आज प्रॉब्लम यूरोप के साथ ये है कि दे आर ऑन ईगो ट्रिप। वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इसलिए दे आर नॉट गोइंग फॉर मीडिएशन। इस लड़ाई को अगर यूरोप को अपने आप को बचाना है तो इस समय यूरोप को मध्यस्थता करनी चाहिए यूक्रेन और रशिया के बीच में। अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको तो दुनिया की हर लड़ाई से प्रॉफिट सेंटर। दुनिया में जहां पे भी अराजकता होती है या लड़ाई होती है, अमेरिका का प्रॉफिट बढ़ता है। तो इसलिए अमेरिका इज ए वेस्टेड इंटरेस्ट पार्टी, आप उसको इग्नोर करिए। आप ये देखिए कि आपके हित में क्या है, अमेरिका के कहने पे चलेंगे तो बर्बादी निश्चित है। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी और यूरोपियंस को समझनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि भारत सरकार और हमारे विदेश मंत्रालय ने जो नीति बनाई है वो सब सोच समझ के बनाई है, जिसका फायदा हमको दिख रहा है। अब इसको हम यदि हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या ये जो जीडीपी बढ़ी है और जीडीपी के साथ साथ जो हमारी एनुअल ग्रोथ के जो भी फिगर्स आए हैं 13.5% इस क्वार्टर में ग्रोथ हुई है, इसको देखते हुए आपको लगता है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है 2 साल के ठंडे रहने के बाद में वो और भी तेजी से बढ़ेगी क्या? ग्रोथ जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस वर्ष की 7.5% उससे भी अधिक जाएगी। और जो हमारा जो इन्फ्लेशन का जो समस्या जो जिसको रिजर्व बैंक जो है बहुत गंभीरता से देख रहा है, उस पर क्या असर पड़ेगा? वैसे तो ये फिगर हैं, इससे वैसे तो डायरेक्ट तो कोई फिगर नहीं पड़ता, लेकिन सेंटिमेंट्स में निश्चित रूप से अंतर पड़ता है और आप जानते हैं मार्केट्स जो हैं वो सेंटिमेंट ड्रिवन होती हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। देखिए, निश्चित रूप से जो इस देश की आबादी है और जिस तरह से डेवलपमेंट एजेंडा की हम बात कर रहे हैं, हम पीएलआई स्कीम की बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन की बात कर रहे हैं, और भारत में एक जो दोबारा उत्साह देखने को मिल रहा है इंडस्ट्रीज में, जिस तरह से क्रेडिट ऑफटेक दिख रहा है बैंकों में, इन सबको देख के लगता है कि जो आंकड़ा हमने दिया है डेवलपमेंट का या ग्रोथ रेट का, उसके आसपास इकोनॉमी रहेगी। अब उसमें एक चैलेंज और आता है सर, जितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है उसमें हमको चाहिए एनर्जी, और एनर्जी प्राइसेस हमारे हाथ में नहीं है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे होते हैं। तो जितना हम इकोनॉमी की रफ्तार बढ़ाएंगे उतना हमें एनर्जी कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा, और अनफॉर्चुनेटली अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में एनर्जी के रेट बढ़ते हैं तो हमारे यहां पे उसका नेगेटिव असर आता है। तो 2-3 लेवल पे अगर हमें इस इकोनॉमी को सस्टेन करना है तो 2-3 लेवल पे हमें काम करना होगा, और मुझे लगता है कि ऑलरेडी इस पे भारत सरकार और कुछ बड़ी कंपनियों ने कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन उसका रिजल्ट आने में मुझे लगता है 1 से 2 साल लगेंगे। उदाहरण के लिए, हमने मासिव स्केल पे इस देश में जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है या रिन्यूएबल एनर्जी है या सस्टेनेबल एनर्जी, आप किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, सोलर एनर्जी पे मासिव इन्वेस्टमेंट हुआ है, हाइड्रोजन पे अब बहुत तेजी से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इथेनॉल पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, विंड पावर पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, हाइड्रो पावर पे भारत सरकार कोशिश कर रही है, और एनटीपीसी की मदद से आज हम 5-6 नए न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो हमें पहला स्तर आता है एनर्जी सिक्योरिटी का, और अनफॉर्चुनेटली ये कोई भी काम करने में टाइम लगता है, 1 से 2 साल लगेंगे, और न्यूक्लियर जैसे प्लांट में से 3 से 5 साल भी लग सकते हैं। तो हमें जब तक हम एनर्जी सिक्योरिटी नहीं बढ़ाएंगे, हमारी डिपेंडेंसी इंटरनेशनल मार्केट पे रहेगी और हम उनकी मर्जी पे रहेंगे, और यूक्रेन जैसी स्थिति अगर होती है तो उसका नेगेटिव प्रभाव हमारे यहाँ कॉस्ट पे पड़ता है, जिसका डायरेक्ट असर हम इन्फ्लेशन में देखते हैं। उसको, स्थिति को अगर हम कंट्रोल कर लेंगे तो सबसे पॉजिटिव बात यह है सर कि जो पैसा आज हिंदुस्तान के बाहर ड्रेन हो रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, हम करीब 100-200 बिलियन डॉलर की जो एनर्जी खरीदते हैं, जितना उसमें कम आएगा वो इस देश में लगेगा, उतना सरप्लस हमारे पास होगा। तो जो कंपनियां हैं वो उसमें इन्वेस्ट करेंगी, अपने अपनी कैपेसिटलाइजेशन या टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में पैसा लगाएंगी, क्योंकि अब उनको ये बात समझ में आ रही है कि भारत एक बहुत बड़ा डोमेस्टिक मार्केट उनके पास है।
तो कैश फ्लो तो डोमेस्टिक मार्केट से उनको मिल जाएगा। अब रही बात प्रॉफिटेबिलिटी की, अगर हम टेक्नोलॉजी अपग्रेड करते हैं, अपने डिजाइन और आईपीआर सिस्टम इंप्रूव करते हैं, तो हम स्लोली एक्सपोर्ट मार्केट को भी कैप्चर करना शुरू कर देंगे। क्योंकि जिस तरह से वेस्टर्न वर्ल्ड और चाइना के बीच में कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, तो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन तो चाहिए। अब उसी सवाल पे हम आते हैं कि यूके जैसी स्थिति क्यों हो रही है, वहां पे डिक्लाइन क्यों आ रहा है यूरोप में? क्योंकि एक तो वहां इतना बड़ा बाजार नहीं है, दूसरा हर तरह का रॉ मटेरियल नहीं है जो भारत दोनों दे सकता है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो यूरोपियन कंपनीज हैं, अमेरिकन कंपनीज हैं, ये सब भारत में इन्वेस्ट करेंगी। अगर ये चाइना में इन्वेस्ट करती हैं, तो जिसको हम कहते हैं कि दे आर फंडिंग देयर ओन एनिमी। तो एक तरफ आप चाइना की पॉलिसीज के खिलाफ है, वियतनाम हो, जापान हो, कोरिया हो, ईस्ट साउथ चाइना सी के सारे कन्फ्लिक्ट हो, ये चाइना तब तक इनको तंग करेगा जब तक चाइना के पास यूरोपियन और अमेरिकन पैसा आता रहेगा। तो जितना ये चाइना पे डिपेंडेंट होंगे, उतना चाइना इनको और तंग करेगा, नॉट ओनली इकोनॉमिकली बट ऑल्सो स्ट्रेटेजिकली। अगर चाइना को इनको कॉर्नर करना है, तो उनको एक नया डेस्टिनेशन ढूंढना पड़ेगा। अब वो डेस्टिनेशन भूटान नहीं हो सकता, वो डेस्टिनेशन थाईलैंड नहीं हो सकता, वो डेस्टिनेशन मलेशिया नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, लेकिन बेचोगे कहां? बेचने के लिए फिर आपको भारत जैसी बड़ी इकोनॉमी की तरफ देखना होगा। और भारत सरकार की पॉलिसी बहुत क्लियर है कि हम किसी भी तरह का कंसेशन इंपोर्ट्स को नहीं देंगे, हम मेक इन इंडिया पे फोकस करेंगे। तो जब आपको पता है कि आप अगर किसी और कंट्री में उगा के या पैदा करके या मैन्युफैक्चर करके लाना चाहेंगे, तो आप भारत में बनी हुई चीजों से महंगे होंगे, तो वो वायबिलिटी नहीं आएगी। तो आपको इंडिया में आके इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, लॉजिकल बिजनेस डिसीजन है। तो जब ये और इन्वेस्टमेंट आएगा, तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ेगी तो कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो जो प्राइसेस हैं उस पर डाउनवर्ड प्रेशर आएगा, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा, साथ ही साथ आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, सरकार को जीएसटी या बाकी रेवेन्यू ऑप्शंस मिलेंगे, और साथ ही साथ जब कंपटीशन बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ेगा। तो कई लेवल पे आप आने वाले समय में देखेंगे कि सस्टेनेंस के लिए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए भी कंपनियों को अब मजबूरी हो गई है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, स्किल डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। और ये चीज भारत की आर्थिक स्थिति के लिए बहुत अच्छी होगी। इसी संदर्भ में आजकल जो बात चल रही है फ्रीबी कल्चर की, तो ये जो फ्रीबी कल्चर है वो इस ग्रोथ के विरुद्ध जाता हुआ दिखता है। एक तरफ तो जनता और हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारे किसान इत्यादि जो हैं, वे आगे बढ़ना चाहते हैं, और दूसरी तरफ ये जो फ्रीबी का कल्चर है वो उनको पकड़ के पीछे धकेलता रहता है। इसमें यदि सामंजस्य नहीं आएगा तो ये ग्रोथ कैसे संभव हो पाएगी? वो ग्रोथ होगी भी तो उसका प्रॉपर रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? देखिए, फ्रीबी मैं हमेशा कहता हूं कि ये एक राजनीतिक रिश्वत है। तो ये अब देश की जनता को समझना है। देखिए, फ्रीबी से आप बिजली ले लेंगे 200 यूनिट, क्या फ्रीबी से आपके बच्चे को नौकरी मिल रही है? सवाल ये है। अगर उस फ्रीबी का पैसा हम अगर नए हॉस्पिटल में लगाते, नए स्कूल में लगाते, नई फैक्ट्री में लगाते, ट्रेनिंग सेंटर्स में लगाते, तो स्किल डेवलपमेंट होता, इन बच्चों को रोजगार मिलता, क्योंकि वो जो पैसा है वो प्रोडक्टिव एसेट्स में जाता। लेकिन हमने फ्रीबीज देके, जैसे घर में आमदनी है, मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं, आपके घर में 1000 रुपए की या 2000 रुपए की सालाना या दिन की आमदनी है, आपके पास दोनों ऑप्शन है कि आप अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाएं, अच्छी पढ़ाई करवाएं, उनको कंप्यूटर लैपटॉप दें ताकि उनका एजुकेशन स्तर बढ़े, और दूसरा तरीका यह है कि हम रोज शाम को उसी पैसे से घर में बैठ के दारू पार्टी करें। पैसा आप ही का है, लेकिन दारू पीने में मजा आता है, पार्टी करने में मजा आता है, लेकिन उससे आपके परिवार में क्या तरक्की हुई इसका हिसाब लगाइए जरा। मजा तो ले लिया आपने, किसकी कीमत पे? क्या आज आपके बच्चे के पास बेटर स्किल आई दारू पीने से? क्या आपके घर में स्वास्थ्य का स्तर बढ़ा या घटा दारू पीने से? क्या आपके घर में
जो आपको अपने परफॉर्मेंस के लिए एसेट्स चाहिए थे, क्या उसमें सुधार हुआ? क्या आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुआ दारू पीने से? नहीं हुआ ना। यही स्थिति देश की होती है। जब आप फ्री बीज देते हैं तो आप देश का क्या भला करते हैं? क्या देश का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ? नहीं हुआ। क्या देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ा? नहीं बढ़ा। इनफैक्ट फ्री बी आने से इन्वेस्टर नहीं आएगा। वो कहेगा जब सरकार को मेहनत की रिस्पेक्ट ही नहीं है। आज मैं एक मैन्युफैक्चरिंग करके एक अच्छी चीज आपको देना चाहता हूं, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी देना चाहता हूं, लेकिन उसकी कीमत आपको 10,000 रुपए देनी पड़ेगी। और भारत सरकार या राज्य सरकार ये बोलती है कि मैं आपको एक घटिया सा मोबाइल फ्री दे दूंगी, मेरे को आप वोट दे दो। क्योंकि वो हाई एंड तो आपको देंगे नहीं, वो थर्ड क्लास 500,000 वाला फोन आपको गिफ्ट में देंगे। आप कहोगे चलो यार इसी सरकार को लाओ। तो आपने एक घटिया माल समाज में वितरित किया, जिसका समाज को कोई फायदा नहीं हुआ। जो समाज के पैसे थे वो आपने वेस्ट कर दिए। ना उससे सड़कें बनी, ना स्कूल बने, ना हॉस्पिटल बने, ना कोई और कॉलेजेस बने, ना R&D इंप्रूव हुई। किसका फायदा हुआ? फ्रीबीज तो मिला, आपके हाथ में मोबाइल तो आ गया, उसका करोगे क्या? वो किसी काम का नहीं है, या सिर्फ आपको बात करने के लिए और SMS करने के लिए चाहिए। तो क्या हम अगर अपने पैरों पे खड़े होते, अगर मेरे घर में मेरा बच्चे को नौकरी मिल जाती, तो क्या मैं मोबाइल खुद नहीं खरीद सकता था? ये जो लालच है, ये जो राजनीतिक रिश्वत है, इस देश की जनता को समझना होगा कि ये अफीम है, ये नशा है। इससे बचें। क्योंकि जो आदमी आपको फ्री दे रहा है, आपको वो 5 रुपए का फायदा दे रहा होगा, लेकिन बदले में उसका अगर 15 रुपए का फायदा नहीं होगा तो वो फ्रीबीज नहीं देगा। और उसका फायदा क्या है? सत्ता में बैठ के सत्ता को भोगना। उसके पास आप उन लोगों से पूछिए आपका डेवलपमेंट एजेंडा क्या है? इस फ्री बीज से कितने रोजगार पैदा होंगे? इस फ्री बीज से समाज में कितना रेवेन्यू जनरेट होगा? इस फ्री बीज से क्या भारत या मेरा राज्य ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होगा? ये सवाल जनता को पूछने होंगे। नहीं तो राजनेताओं को यह लगता है कि इस देश की पूरी 1.4 बिलियन जो पॉपुलेशन है, वो सब नालायक हैं, नकारा हैं, लालची हैं, इसलिए इनको लॉलीपॉप दो और इनके वोट खींचो। ये हमें सोचना होगा। ये हमारी मानसिकता और हमारी सोच पे क्वेश्चन मार्क है कि हम फ्री भी देने वालों का सपोर्ट कर रहे हैं। वो तो देंगे, उनका काम ही रिश्वत देना है, लेकिन जो ले रहा है वो क्या सोच के ले रहा है? सवाल ये। बस इसमें एक प्रश्न ये आता है कि हमारे यहाँ कोई भी चुनाव वो अर्थव्यवस्था पे लड़ा नहीं जाता है। मुझे तो नहीं याद है कि कोई भी चुनाव जो है वो अर्थव्यवस्था पे लड़ा गया हो और उस पे किसी को जीत हासिल हुई हो। भ्रष्टाचार पे तो चुनाव लड़े गए हैं, भ्रष्टाचार पे चुनाव लड़े गए हैं, लेकिन कई बार महंगाई पर लोकल चुनाव लड़े गए हैं। लेकिन जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, आर्थिक नीतियों की बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि भारत में चुनावों में यह एक मुद्दा बन भी पाता है। कम से कम मैंने तो नहीं देखा किसी लोकसभा के चुनाव में आर्थिक व्यवस्था को, आर्थिक नीतियों को मुद्दा बनते हुए। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और ये होता है लिटरेसी लेवल पे डिपेंडेंसी। क्योंकि आम आदमी को जो इलिटरेट है उसको तो लगता है यार कल किसने देखा, जो आज मिल रहा है वो ले लो। जैसे कहते हैं ना, वन इन हैंड इज बेटर देन टू इन बुश। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, इस देश में चर्चा नहीं होती, ना मीडिया इकोनॉमिक इश्यूज को उठाता है, ना हमारे अखबार इकोनॉमिक इश्यूज को फ्रंटलाइन बनाते हैं। आज सबसे ज्यादा अखबारों में और मीडिया में जितने भी प्राइम टाइम शो हो रहे हैं, उसमें किस बात की चर्चा हो रही है? राजनीति और पॉलिटिक्स, यही चर्चा है। भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है, इसकी चर्चा तो हो रही है सर। वो मैंने कहा ना, वो फ्लेवर ऑफ द मंथ की नहीं हो रही, उससे जुड़े मुद्दों की नहीं हो रही। तो फ्लेवर ऑफ द मंथ या फ्लेवर ऑफ द वीक मैं कह सकता हूं इन चीजों को, कि आज क्योंकि एक हेडलाइन बनी दुनिया में, तो इसलिए जितने प्राइम टाइम एंकर है उनको बना बनाया एक स्टोरी लाइन मिल गया, तो उस पर चर्चा उन्होंने शुरू कर दी। लेकिन इसी इकोनॉमी के अंदर 80 सेक्टर है। क्या आज तक आपने टूरिज्म इस देश का कैसे बढ़े किसी प्राइम टाइम चैनल पे आपने चर्चा देखी? इस देश में एजुकेशन की क्वालिटी कैसे इंप्रूव हो, क्या प्राइम टाइम पे आपने चर्चा देखी? क्या इस देश में फूड सिक्योरिटी और फूड सेफ्टी कैसे इंप्रूव हो, क्या हमने चर्चा देखी?
क्या किसी राजनेता ने आज तक, किसी मंत्री ने फूड सेफ्टी को लेके स्टेटमेंट दिया? तो समस्या हमारी ये है कि आम मानस वो देखता है जो आप प्राइम टाइम में उसको परोसना चाहते हैं, क्योंकि सोच के लिए कुछ सीडिंग जरूरी है, कुछ विचारों का सीडिंग करना जरूरी है, उनका रोपण जरूरी है। जब हम विचार नहीं दिमाग में डालेंगे तो चर्चा कैसे उठेगी? तो सवाल यह है कि आज जैसे आप कर रहे हैं, बाकी जो यूट्यूबर्स कर रहे हैं, आप लोगों के पास एक सबसे बड़ी ताकत यह है कि आप किसी पॉलिटिकल एजेंडा को छोड़ के जो आपको समाज में ज्वलंत मुद्दे दिखते हैं, आप उस पर पूरा टाइम दे सकते हैं और आप उसमें आधा घंटे की चर्चा हो या दिन में 4 हो या 40 दिन हो, यह आपका निर्णय है। यहां पे आप स्पॉन्सर्स के भरोसे नहीं बैठे हैं। ये जो मजबूरी है, जो हमारा, जिसको हम बौद्धिक आतंकवाद बोलते हैं, जो प्राइम टाइम में चलता है, जिसका कोई राष्ट्र से सरोकार नहीं है। आप प्राइम टाइम की डिबेट उठा के देख लीजिए, उनमें से कितनी डिबेट्स ऐसी हैं जो राष्ट्र की तरक्की में योगदान कर रही हैं, एक राष्ट्र की घंटे बैठा लेंगे राजनीति में आपको, योगदान कर रही हैं। आपको एक घंटे हाँ जी? बैठा लेंगे और मुश्किल से 1 या 2 मिनट आपको मिलेगा। वही कह रहा हूं, वहां एंकर की प्रॉब्लम हिंदुस्तान में यह है कि एक तो वो होमवर्क नहीं करते, दूसरा उनको लगता है दे नो एवरीथिंग, क्योंकि उनके नीचे जो रिसर्च टीम बैठी है यंग बच्चों की, वो कट पेस्ट करके उनको रिपोर्ट दे देते हैं और एक टेलीप्रिंटर पे जो चीज आती है वही सवाल है। और जितने भी आपके वहां पे पैनलिस्ट बैठे होते हैं वो रूटीन पैनलिस्ट हैं, वहां इकोनॉमिक नहीं है। वहां स्लोगन क्या है? बीजेपी की इकोनॉमिक पॉलिसी को बनाने वाला जो वहां उनकी जो सेल है उसका हेड है वो कभी नहीं आ रहा। कांग्रेस की इकोनॉमिक सेल जो है उसका हेड नहीं आ रहा, वहां प्रवक्ता आते हैं। तो प्रवक्ताओं को जो पार्टी लाइन कहती है वो चलता है। अब वो टॉपिक कुछ भी हो, उनको पार्टी लाइन बोलनी है। तो हमारी जो डिबेट है वो प्री डिसाइडेड है। जैसे ही आप कांग्रेस को बोलेंगे वो बीजेपी को गाली देंगे, उनको कोई मतलब नहीं है कि आज जो पॉलिसी अनाउंस हुई उसके मेरिट और डीमेरिट क्या है, उनको उसमें हर चीज गलत दिखेगी। जो रूलिंग पार्टी बोलेगी उसको हर चीज पॉजिटिव दिखेगी, उसमें कोई कमी है ही नहीं। और जो बाकी एक्सपर्ट बैठे हैं वो मूड पे डिपेंड करता है कि किसकी साथ देना है। आज टॉस करके बैठते हैं वो कि आज मुझे किसका साथ देना है। तो कहने का मतलब यह है कि ऑब्जेक्टिव डिबेट नहीं है, सब्जेक्टिव डिबेट है। आंकड़ों पे डिबेट नहीं है, स्टेटमेंट्स है। तो यही कारण है कि इस देश में जो जनता है उसका इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग बहुत पुअर है, इसीलिए वो इकोनॉमिक सवाल नहीं पूछती है। और फैक्ट ये है जिसको हमेशा ये कहा जाता है, गुड इकोनॉमिक्स इज गुड पॉलिटिक्स, क्योंकि उसमें सबका भला होता है। लेकिन गुड पॉलिटिक्स इज नॉट गुड इकोनॉमिक्स, उसमें सिर्फ राजनीतिज्ञों का भरोसा भला होता है। जैसे फ्री बीज देने वाले में सिर्फ उस आदमी का भला होगा जिसको कुर्सी की लालच है, समाज का भला नहीं है। वो जनता के पैसे से जनता को मूर्ख बना रहा है। मजे की बात देखिए, फ्री बीज वो अपनी जेब से नहीं दे रहा है, वो जनता का जो पैसा इकट्ठा हुआ है उसी से जनता को मूर्ख बना रहा है और ये कह रहा है कि मैं दे रहा हूं। और हम लोग मूर्खों की तरह हाँ बोल देते हैं, अरे ये तो बहुत अच्छा आदमी है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारी सोच पे इस देश की जनता को सोच बदलनी होगी। ये लॉलीपॉप के चक्कर में आज जो यूरोप का हाल हो रहा है, सब्सिडी के चक्कर में आज वहां पे स्टैग्नेशन आ रहा है, वो चीज हमें बदलनी होगी। लेकिन अब इसमें मैं राजनीतिक पार्टियों को नहीं कहूंगा, वो तो सेल्समैन है, उनको तो कुर्सी खरीदनी है। वो तो आपको लॉलीपॉप दे के अपनी कुर्सी, अपनी सत्ता खरीदना चाहेंगे आपसे। आपको किसको देनी है, सोचना आपको है। जी, तो अब इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, विजय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।